नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे गणित की शिक्षण विधियों के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए क्या है मित्रों। गणित को व्यापार का फिर रिक्त स्थान आ रखा है और विज्ञान का रिक्त स्थान मतलब क्या कहा जाता है। गणित को व्यापार का क्या कहते हैं और विज्ञान का क्या कहते हैं। समाज या आविष्कार, द्वार या कुंजी, प्राण या जन्मदाता, वर्तमान या आधार। तो मित्रों इसका देखो, गणित को द्वार और कुंजी तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि गणित को विज्ञान का सिंह, द्वार व कुंजी कहा जाता है। ये कथन कहा था मित्रों रोजर बैंकर ने। ठीक है, ये तो आपको पता है ना। तो इस प्रकार ये नहीं होगा क्योंकि ये तो दोनों चीज़ें जो द्वार और कुंजी है वो तो विज्ञान से रिलेटेड है, व्यापार से नहीं है। यहाँ पूछा है गणित को व्यापार का क्या कहा जाता है। आपको बता दूं मैं, गणित को व्यापार का प्राण और विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि तीसरा विकल्प सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। शानदार प्रश्न है सभी प्रश्न मित्रों। किस प्रकार का सहज संबंध स्थापित करने में पाठ्यक्रम निर्माताओं की प्रमुख भूमिका होती है। किस प्रकार का जब सहज संबंध विषयों के बीच में, या हम गणित पढ़ रहे हैं तो गणित का मान लो, है ना। तो जब सहज संबंध स्थापित किया जाता है तो जो पाठ्यक्रम बनाने वाले होते हैं निर्माता, उनकी प्रमुख भूमिका, किस प्रकार का सहज संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है पाठ्यक्रम निर्माताओं की। प्रासंगिक, क्रमबद्ध, प्रासंगिक एवं क्रमबद्ध दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 2, प्रमुख भूमिका। तो दोस्तों इसका देखो आपको बता देता हूं मैं, फिर आप क्या है कि कमेंट करोगे। इसका मैंने जब प्रश्न ये देखा था तब मैंने इसको 2-3 बुकों में देखा था। तो वहाँ पे देखो एक जगह तो प्रासंगिक दे रखा है, एक जगह क्रमबद्ध दे रखा है, और जबकि होता क्या है वो चीज़ मैं बता देता हूँ जो व्यावहारिक तौर पर होती है। यानी कि लगभग 60 से 70% जो बच्चे करते हैं ना वो यही करते हैं, प्रासंगिक और क्रम, यानी कि जो उक्त दोनों वाला विकल्प होता है ना वो करते हैं। तो मैंने तीनों मतलब कि 3 जगह पढ़ा था, एक में ये दे रखा है, एक में ये दे रखा है और एक में ये दे रखा है। ठीक है, अब इनमें से भाई आप ऐसी स्थिति में फिर क्या करते हो, है ना। तो मतलब इसका अभी तक मेरे को कंफर्म नहीं हुआ, और मैंने पहले बता दिया जो जो प्रश्न आपके यानी कि कंफ्यूजन वाले हैं, बिल्कुल जो पर्यावरण के वीडियो से मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने बता दिया। जो पर्यावरण के 30 प्रश्नों का जो मैं वीडियो लाया उस समय मैंने कहा था, वहाँ से उस वीडियो से ना उससे पहले कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा। उसमें मैंने प्रश्न ऐसे ही डाले थे कि कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है, तो उसमें मित्रों वहाँ से बिल्कुल जो कंफ्यूजन है प्रश्न वो सारे एक बार फिर दोबारा देखेंगे। फिलहाल दूसरे प्रश्न में आपके अनुसार बिल्कुल कमेंट में बताना क्या उत्तर होगा इसका, जबकि मैं बता दूं मेरे अनुसार इसमें क्या होगा। तो पाठ्यक्रम निर्माताओं की भूमिका रहती है मित्रों मेरे अनुसार क्रमबद्ध तरीका होगा। ठीक है, और पूरी तरीके से देखिए मैं वापस आपको कंफर्म बताऊंगा ताकि आपके एग्जाम में गलत नहीं हो। फिलहाल दूसरा सही उत्तर है, बाकी आप कमेंट जरूर करना। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। दैनिक प्रयोग में कुशलता हेतु आवश्यक है कि गणित का अभ्यास किया जाए। मित्रों ये प्रश्न बहुत कम जगह मिलने वाले, आपको ऐसे प्रश्न नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, दैनिक प्रयोग में यानी कि व्यवहारिक रूप भी उसको हम कह सकते हैं या प्रायोगिक रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, उसमें कुशलता चाहिए तो क्या आवश्यक है कि गणित का कौन सा अभ्यास हमें करवाना चाहिए बालकों को। मौखिक, सरल, लिखित या नैदानिक। तो यहाँ नैदानिक तो होगा नहीं, आपको पता है। ठीक है, अब दैनिक जीवन की बात आई तो दैनिक जीवन में ज़्यादातर क्या होता है, देखो सरल तो कह सकते हैं सरल, लेकिन जब विकल्प में मौखिक, सरल, लिखित, मौखिक और लिखित, एक जगह मौखिक आ रहेगा एक जगह लिखित, मतलब इनमें से ही होगा भाई, सरल तो नहीं होगा। तो दैनिक प्रयोग में कुशलता लानी है तो गणित का किस प्रकार का अभ्यास करवाएं। मैंने कहा जब भी चीज़ आती है वाणी की, विचारों की, ठीक है, यानी कि प्रयास कराएंगे तो मतलब किसी न किसी तरह कैसे कराएंगे, बोलकर या लिखकर। तो मैंने बताया कि पहला स्टेप हमेशा उच्चारित या मौखिक इसमें रहता है, ना कि लिखित। पहला विकल्प यहाँ पे आपके सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गणित की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण अपनाया जाए। शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार गणित की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण, किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सेलेक्टेड मीडिया, मल्टीमीडिया, परफेक्ट मीडिया या उपयुक्त सभी। तो देखो गणित की शिक्षा देनी है तो कौन सा तरीका अपनाया जाए, तो इसके लिए आपको बता दूं मैं, सही उत्तर हो जाएगा मित्रों मल्टीमीडिया, जिसे बोलते हैं आपको पता है बहुमाध्यम। ठीक है, यानी कि बहुत से माध्यमों है जो तरीके हैं उनसे गणित शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 4 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर।
प्रश्न संख्या 5 है, गणित को निम्न में से किस प्रक्रिया का सार माना जाता है? अच्छा प्रश्न है। गणित को निम्न में से किस प्रक्रिया का सार माना जाता है? वैदिक गणित का, मानव मस्तिष्क का, मानव विकास का, या आगमन निगमन प्रणाली का? इसका सही उत्तर हो जाता है कि गणित को हमेशा यानी कि आगमन निगमन प्रणाली का प्राथमिक रूप से सार माना जाता है, यानी कि ये पद्धतियां इसमें मुख्य रूप से काम आती है। चौथा विकल्प यहाँ पे सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। किसी भी प्रश्न में कंफ्यूजन लग रहा है बिल्कुल कमेंट कर देना, मैं बताऊंगा। प्रश्न संख्या 6 है, ज्यामिति में एक रेखा पर लंब को किस संकेत चिन्ह से दर्शाते हैं? चिन्ह बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में यही होता है इसी प्रकार, ठीक है। हालांकि चिन्ह बोलते तो ऐसे लिखा जाता है, न आधा और है पूरा ना, ये गलत है भाई। इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, है हलंत में और न पूरा आएगा चिन्ह, ठीक है, ये शुद्ध है। तो जो संकेत चिन्ह वाला आपके टॉपिक है वहां से यह प्रश्न है कि ज्यामिति में एक रेखा पर लंब को दर्शाना, तो लंब को किस चिन्ह से दर्शाएंगे? तो यहाँ पे 4 चिन्ह मैं करवा रहा हूँ। इसे क्या बोलेंगे मित्रों? इसे बोलेंगे सर्वांग सम, पता आपको है ना, सर्वांग सम बोलेंगे इसको, ठीक है। ये हो जाएगा मित्रों अनंत, जो संख्या होती है ना अनंत, वो होगा, ये न है, ठीक है, अनंत। यहाँ पूछा है लंब, तो बिल्कुल ये जो दूसरा विकल्प है ना, ये लंब ही है, ठीक है, ज्यामिति पे दर्शाया जाता है। जबकि विकल्प नंबर ए क्या है मित्रों? ये है, आपको बता दूं मैं, ये जो चिन्ह है वो है कि कोई संख्या अपने अस्तित्व में है, मौजूद है, अवयव है ना, अस्तित्व में, ये, ठीक है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पे सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 देखिए मित्रों, कृष्णा को एक ही नियम कक्षा में पढ़ाया गया जिससे वह अपने पिता की दुकान पर जाकर हिसाब लगा लेता है, तो यह किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? शैक्षिक उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य, मैंने पहले बता दिया, किसी भी विषय में एक प्रश्न आ सकता है। अभिवृत्ति, अभिरुचि, ज्ञानोपयोग या ज्ञान। ज्ञान तो देखो किसी चीज का विषय वस्तु के बारे में, यानी कि सामान्य जो नॉर्मल होता है वो होता है ज्ञान, ये नहीं है, ठीक है। इसने क्या किया, पहले कक्षा में एक ही नियम पढ़ा है इस कृष्णा ने, ठीक है, तो पहली परिस्थिति तो ये हो गई। फिर वो क्या करता है, अपने पिता की दुकान पे जाकर हिसाब लगा लेता है, ये दूसरी स्थिति हो गई, यानी कि उसने पहली स्थिति में जो सीखा उसका उपयोग दूसरे में किया। अभिवृत्ति तो होती है नजरिया या दृष्टिकोण, ठीक है। अभिरुचि किसी चीज में जो विशेष रुचि ले जाती है वो होती है। तो तीनों विकल्प हट गए। यहाँ पर ज्ञानोपयोग होगा कि एक जगह जो उसने ज्ञान यहाँ पे एक ही नियम सीखा कक्षा में, उसी का प्रयोग पिता की दुकान पर जाकर हिसाब लगाने में किया, ज्ञान का उपयोग किया, ठीक है। पहली जो स्थिति आई केवल कि एक ही नियम कक्षा में पढ़ा, ये ज्ञान हो गया, इसका फिर उपयोग किया दूसरी स्थिति में, यानी कि तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 7 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के लिए। गणित शिक्षण के दौरान अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण होगा। गणित में अधिकांश छात्र क्या कर रहे हैं भाई? त्रुटियां कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, किसमें? लिखित कार्य में, है ना, लिखित में, लेखन में गलत लिख रहे हैं, तो उसका संशोधन या निवारण करना एक शिक्षक को, तो शिक्षक कौन सा तरीका अपनाएगा? सामूहिक रूप से करेगा, व्यक्तिगत रूप से, दोनों रूप से, या कोई नहीं? तो कोई नहीं तो हटा दो, ठीक है। आपको बता दूं दोनों रूप भी नहीं आएंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि साथ में आते तो फिर ये अलग अलग नहीं आते। लेखन में अगर गलती हुई है, अधिकांश छात्रों द्वारा हुई है, तो बता दूं आपको मैं, सबसे पहले कौन सा, जैसे आपने हिंदी में वाचन भी पढ़ा होगा या यहाँ पे ये तरीका भी पढ़ा होगा, एक विधि होती है ना कि पहले तो करवाया जाए सामूहिक रूप में, उसके बाद जब सामूहिक अच्छी प्रकार हो जाता है विकास, तब करवाया जाए व्यक्तिगत रूप से, यानी कि सामूहिक रूप से उसको करवाना चाहिए जो संशोधन होता है सीखने में। वो विकल्प 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 देखिए, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में व्यापकता से क्या तात्पर्य है? गणित शिक्षण में जो मित्रों मूल्यांकन चलता है तो उसमें जो व्यापकता शब्द है ना, इसमें व्यापकता से क्या तात्पर्य होता है? प्रश्नों का सरल होना, वस्तुनिष्ठता का होना, निर्धारित उद्देश्यों की जांच करना, या संपूर्ण पाठ्य सामग्री से। तो मित्रों जब गणित में मूल्यांकन करोगे तो मूल्यांकन की आपने विशेषता पढ़ी होगी, है ना, विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, व्यापकता होती है, मानकता होती है, ये चीज़ें पढ़ी होगी आपने, है ना, वस्तुनिष्ठता, ना, वैधता। तो इसमें व्यापकता क्या है? प्रश्नों का सरल होना, ये व्यापकता नहीं है। वस्तुनिष्ठता होगी यानी निष्पक्षता होगी, वो तो वस्तुनिष्ठता हो जाती है, तो इसको भी हटाएंगे। निर्धारित उद्देश्यों की जांच, तो वो हो जाती है आपके जो विश्वसनीयता होती है ना उसमें, ठीक है, विश्वसनीयता में निर्धारित उद्देश्य जिनके लिए बनाया गया है, जिन उद्देश्यों पूर्ति के लिए वो उद्देश्य प्राप्त होने चाहिए, वो चीज़ हो जाती है ना।
व्यापकता मतलब संपूर्ण पाठ्य सामग्री से उस प्रश्न पत्र में प्रश्न होने चाहिए। चौथा विकल्प यहाँ सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। लीजिए, बेहतरीन प्रश्न आया भाई, मुझे देखते पता चल गया। शानदार प्रश्न है मित्रों। गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध कहलाता है। बिल्कुल गलत करोगे ये प्रश्न ना, क्योंकि ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। गणित की विभिन्न जो शाखाएं है ना, उन शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध क्या कहलाएगा वो पूछा। एकीक संबंध, पारस्परिक संबंध, गुणांक सह संबंध, या इनमें से कोई नहीं। बताओ देखो, कुछ बच्चे एकीक सह संबंध बताएंगे, कुछ बताएंगे पारस्परिक होता है, कुछ कहेंगे सर गुणांक होता है। तीनों ही नहीं होता भाई, तीनों ही नहीं होता। हर बार हम इनमें से कोई नहीं हटाएंगे। आपने देखा होगा अभी जो कलाम एकेडमी का जो पेपर हुआ ना, उसमें 2-4 प्रश्न ऐसे रखे गए थे जिनके उत्तर क्या थे मित्रों, इनमें से कोई नहीं था, है ना। था, बिल्कुल था उनमें से कुछ प्रश्नों के। यानी कि आजकल ऐसे भी प्रश्न बनने लगे, और ये तो बिल्कुल बुक में दे रखा है, वहीं से लिया है मैंने सीधा सा। तो इनमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ये होता है कन्फ्यूजन, ठीक है, ये कन्फ्यूजन वाले प्रश्न। तो ऐसा प्रश्न जिन्होंने नहीं देखा, या फिर देख कर भी क्या है विस्मृति में अगर चीज़ चली गई, तो वापस अभ्यास हो रहा है आपके लिए, उसका ये फायदा आपको, ठीक है। ये प्रश्न वापस आपको देखने में मिल गया, अच्छी चीज़ है। अगर ये सब प्रश्न आता है तो बिल्कुल है ना, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा छात्र इससे गलत करेंगे। आपको पता है क्यों करेंगे, क्योंकि वो सबसे पहले इनमें से कोई नहीं घटाएंगे। लेकिन इसका उत्तर ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो गणित की विभिन्न शाखा होती है उनमें कोई संबंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन शाखाओं का याद रखना मित्रों, आधार है ना, वो होता है आपके संख्या प्रणाली। क्या होता है मित्रों? संख्या प्रणाली, है ना। आधार इसका संख्या प्रणाली होता है, न कि एक एक पारस्परिक गुणांक होता है। तो चौथा विकल्प आपके यहाँ पे सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें पर। शानदार प्रश्न आया है, बिल्कुल। गणित की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणित की जो प्रकृति आपके टॉपिक पहला ही है शिक्षण वीडियो में, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत कौन सा है? गणित की भाषा में प्रत्यय पद व सूत्र शामिल है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। संख्या, स्थान व मापन आदि गणित का आधार है। गणित के ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रिय नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत कौन सा है? तो देखो, गणित की जो भाषा है उसमें प्रत्यय होते हैं, उसके सूत्र पद नियम होते हैं। ये क्या है? ये गणित की भाषा होती है, ठीक है, इसे ही गणित की भाषा कहा गया है। इसके अलग नियम पद सूत्र चलते हैं। सही कथन है तो भाई, होता है ये तो। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है, बिल्कुल होता है भाई। अमूर्त प्रत्यय ही होते हैं गणित में ना, उन्हें हम जब सरल करते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते तो वो मूर्त में बदल जाते हैं। ये भी चीज़ सही है। संख्याएं, स्थान और मापन, दिशा, क्षेत्र, ये सारी चीजें गणित का आधार है या नहीं है? बिल्कुल है, याद रखना। इसी से रिलेटेड अभी एक प्रश्न आया था, बिल्कुल, है ना, कलाम एकेडमी वालों में। गणित के ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रिय नहीं है, सत्य नहीं है, ज्ञानेंद्रिय नहीं है। क्यों नहीं है भाई? गणित के ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रियां है, और ये चीज़ मैंने पहले भी प्रश्न करवाया है ना। ज्ञानेंद्रियां है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। गणित के ज्ञान का आधार क्या है, आप समस्या समाधान पे चला जाओ, नहीं। ज्ञानेंद्रियों से ही, ज्ञानेंद्रियों से हम प्राप्त बिल्कुल अनुभव होते हैं। इसमें ये कथन गलत है, यानी कि गलत ही पूछा है कौन सा है। तो प्रश्न संख्या जो 11 है ना, वहाँ पे चौथा विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर। 12वां प्रश्न देखो, गणित शिक्षण में अबेकस का प्रयोग किया जाता है। जो अबेकस होता है ना गणित शिक्षण में, वो क्यों प्रयोग किया जाता है? कोण मापन हेतु, त्रिभुज बनाने हेतु, गिनती सिखाने हेतु, रेखांकन निर्मित करने हेतु। अबेकस इस प्रकार का होता है, ठीक है। इनमें ये इस प्रकार की होती है, गोल 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 गोल, ठीक है, यानी इनमें गोल गोल प्रकार की होती है, ठीक है। इनको क्या करते हैं, छोटे बालक प्राथमिक जो 1 से 5 रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, इनको गिनते हैं ना। इसी अबेकस को गिनतारा भी बोलते हैं मित्रों, ठीक है। सर्वप्रथम इसका आविष्कार चीन के द्वारा किया गया, याद रख लेना। और इसका प्रयोग होता है गिनती सिखाने, तो ना वो गिनते हैं कि भाई जैसे ये गोल गोल होती है ना, इसमें इन छड़ियों में ये इनको 1 2 3, ये मतलब 5 है, तो ये 5 को इधर खिसका देते हैं, फिर 1 2 3 4 5, 5 को इधर है ना, 5 और 5 10 हो गए यहाँ, टोटल 10 ऐसे गिनते वो टुकड़ों में। तो गिनती सिखाने तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो प्लस जो माइनस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइडेशन, ये होता है, ये चीज़ें, यानी कि जिसे बोलता है गणितीय संक्रियाएं, ये भी इससे सीखी जाती है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 12वें में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। गणित में ईश्वर ने सारे जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, ये परिभाषा किसकी है? परिभाषा मूल्य, बिल्कुल प्रश्न आता है। गणित में ईश्वर ने सारे जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, ये परिभाषा किसी। एक चीज मुझे अच्छी लगी गणित शिक्षण विधियों के खास तौर पर, इतने टॉपिक है और 10 नंबरों के आते हैं ना, हर टॉपिक में से एक प्रश्न आ रहा है, ये अच्छी चीज है ना, छूट नहीं रहा पीछे। जो चीज पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसका फायदा मिला है ना।
तो हर प्रश्न टॉपिक से एक प्रश्न तो पक्का उठाएंगे ना, 5 है तो पूरे टॉपिक है ना, 10 प्रश्न अच्छी चीज़ है। तो देखो ये चीज़ किसने की, गणित में ईश्वर ने सारे जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, ये कहा था गैलीलियो ने। ठीक है, प्रश्न 13वें में दूसरा विकल्प सही है। होगबेन ने कहा गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। लोक ने कहा गणित ऐसा विज्ञान है जो बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित कर देता है। रसियल ने कहा गणित के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं या कर रहे हैं पता नहीं वो सत्य है या सत्य। ठीक है, याद रखना दूसरा विकल्प यहाँ सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 के लिए मित्रों। मूल्य से भी प्रश्न आता है, एक प्रश्न भी आया था, बिल्कुल कलाम वालों ने दिया था, आता है तो मूल्यों के प्रश्न पढ़ लेना। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है मित्रों, ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? गणित को सभ्यता और संस्कृति का दर्पण कहा किसने? तो आपको पता है ना, होगबेन महोदय ने कहा था। ट्रिक जो अपनी बहन होती है वो अपनी को सभ्यता संस्कृति सिखाती है। तो यहाँ पे देखो सांस्कृतिक मूल्य न होकर ये हो जाएगा मित्रों, यहाँ पे सांस्कृतिक मूल्य ऑप्शन में भी नहीं, अनुशासनात्मक मूल्य नहीं होगा, बौद्धिक मूल्य तो बुद्धि वगैरह से संबंधित होता है, प्रयोगात्मक जो दैनिक जीवन से होता है, यहाँ पे हो जाएगा मित्रों सामाजिक मूल्य। ठीक है, यानी कि पहला विकल्प यहाँ सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करना है तो निम्न में से कौन सा उपाय अपनाओगे? उस चीज का, उस समस्याओं का निदान करना है तो आप फिर कौन सा उपाय अपनाओगे? प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे? नहीं, यह शिक्षक ऐसा थोड़े ना करेगा। गणित में जो कमजोर बच्चे हैं उनका विषय परिवर्तित करेंगे, ये भी चीज़ गलत है कि मतलब गणित जिनको कठिन लग रही है कमजोर बच्चों को, तो भाई गणित को छोड़ के उसकी जगह हिंदी पढ़ ले बस, है ना, हम उसी को गणित मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 2 विकल्प हट गए, ये भी हटेगा। बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, उचित शिक्षण विधियां जिससे उसे समझ में आता है ना, उससे करेंगे, तरीके चेंज करेंगे, उसके नजरिए को चेंज करेंगे। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 15 में। चलते हैं 16वें प्रश्न पे कि गणित विषय की विशेषता है। गणित विषय की कौन सी विशेषता है मित्रों? शुद्धता, परिणामों की निश्चितता, तर्कपूर्णता, उपयुक्त सभी। तो मित्रों उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। शुद्धता बिल्कुल, गणित में जो भी नियम निष्कर्ष सारी चीजें हैं वो शुद्ध है, सही है ये तो। परिणाम निश्चित है, बिल्कुल परिणाम भी निश्चित आते हैं, यानी कि जो उत्तर आता है वो निश्चित ही होते हैं, अनिश्चित नहीं होते, तो ये भी कथन सही है। और तर्कपूर्ण की बात करूं तो जो भी चीज आती है इसमें उसका जैसे कार्य हमने जो किया उसका कारण आता है, बिल्कुल परिणाम मिलता है, उसका तर्क भी हम देते हैं। यानी कि लेबिनिट्ज महोदय ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो गणित है वो तर्कशास्त्र का प्रजनक है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सही है, यानी चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। पाठ्यक्रम में गणित का महत्व, अच्छा प्रश्न है। पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है ना, पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व? नैतिक महत्व है, बौद्धिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, उपयुक्त सभी। बिल्कुल मित्रों यहाँ उपयुक्त सभी होगा। जब गणित में समस्या का समाधान निकाल लेते हैं बच्चे, प्रश्न का उत्तर कर देते हैं, तो उनको क्या होता है? आत्मविश्वास, आत्मचेतना, ऐसी चीजों का विकास होता है जो इससे संबंधित है। बौद्धिक तो है ही, आपको पता है, समस्या का समाधान तो मुख्य रूप से बुद्धि से जुड़ा हुआ है। और सांस्कृतिक महत्व तो सभ्यता संस्कृति का दर्पण को चीज दर्शा रही है कि संस्कृति के बारे में भी हम परिचित हो रहे हैं इससे, यानी तीनों विकल्प सही है भाई, चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है? देखो कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है, किस लिए होती है? कक्षा में गणित में साथ साथ आयोजित करते हैं ना, जो टेस्ट लेते हैं ना बार बार, फर्स्ट टेस्ट सेकेंड टेस्ट ना, इन मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता क्यों होती है? तो छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए नहीं, छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता नहीं होती है मित्रों, ये इसका नहीं है उत्तर। गणित के प्रति रुचि बढ़ाना या फिर वार्षिक परीक्षाओं के उत्तीर्ण करना है ना, तो इनसे देखो मासिक परीक्षाओं से आपको पता है जो मतलब कमजोर, जो मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं ना, वो तो बिल्कुल उबव हो जाते हैं, परेशान होते हैं, वो तो क्या टेस्ट के दिन आते नहीं है, तो फिर उनकी कमजोरी भी दूर नहीं होगी, गणित के प्रति रुचि भी उनकी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उनको तो ये एक दुश्मन सी चीज़ पड़ती, थोड़ी कठिन चीज़ पड़ती होती है। लेकिन इससे होता क्या है? इससे आपको छात्रों अधिक से अधिक होता क्या है? प्रश्न तो होते हैं। अब जैसे हम देखो डेली का ये टेस्ट ले रहे हैं, इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि अधिक अभ्यास कार्य मुख्य रूप से करवाने के लिए। चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 18 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। प्रश्न संख्या 19 है, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पहले एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है? अच्छा प्रश्न है गणित में, देखो अच्छा प्रश्न है मित्रों, शानदार प्रश्न है, याद रखना। गणित शिक्षण के दौरान बालकों को जब भी कोई पाठ पढ़ाए तो पाठ पढ़ाने से पहले एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है? संबंधित पाठ के उद्देश्यों का, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का ज्ञान, संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, इनमें से कोई नहीं, इसको तो हटा दो।
3 बचे हैं। बताओ। ये प्रश्न दूसरी बार लेके आया हूँ आपके सामने। पिछली बार भी कुछ जो 1-2 कमेंट भी आए थे उन्होंने गलत बताया था काफ़ी बच्चों ने। यहाँ पे ध्यान रखना है, पाठ पढ़ाने से पहले, कक्षा में जाने से पहले वो काम करेगा तो वो क्या करेगा, वो भाई संबंधित पाठ का उद्देश्य तो तैयार करेगा कि कौन कौन से उद्देश्य मुझे कक्षा में प्राप्त कर लेने चाहिए, इसका वो निर्धारण करेगा, है ना। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है, बिना किसी भ्रमित होने के, है ना। यहाँ पे कोई भ्रमना ही नहीं है भाई। संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का ये तो भाई दौरान चलेंगे ना, शिक्षण विधियाँ वगैरह तो। और पाठ के प्रश्न बैंक, है ना, तो प्रश्न बैंक वगैरह ये चीज़ क्या होगी, ये होगी जैसे कि अंत में भी दे सकता है या कक्षा में जाने के बाद दे सकता है। कक्षा से पहले है वो संबंधित पाठ के उद्देश्यों का ज्ञान प्राप्त करेगा, ठीक है। जबकि शिक्षण विधियों का वगैरह नहीं कर सकता, पाठ के प्रश्न बैंक का नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो कमजोर होंगे उनको सरल से पूछेंगे, है ना। जैसे कि प्रतिभाशाली वाले हो, ये तो कक्षा में जाने के बाद क्या होता है, प्रश्न किस प्रकार के रखे, शिक्षण विधियाँ किस प्रकार की रखे, यही इसका कंफर्म उत्तर है। मैंने इसका कंफर्म कर लिया 100%। बाकी देखो कोई नहीं मानता है तो वो उसकी इच्छा है, ठीक है। बाकी कमेंट बिल्कुल इस प्रश्न का तो करना ही मत, 100% इसका विकल्प एक ही है भाई, ठीक है। मैंने 2 से 3 बुकों में आरबीएस या एनसीईआरटी की जो भी बुक चलती है एनसीईआरटी मैंने देख रखा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 में पहला विकल्प सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न संख्या 20, कक्षा 6 के छात्रों में, और छोटा कर लीजिए थोड़ा, कक्षा 6 के जो छात्र हैं उनमें गणित के प्रति रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक को कौन सा उपाय करना चाहिए। कक्षा 6 के जो छात्र हैं उनमें गणित के प्रति रुचि पैदा करनी है तो एक शिक्षक को कौन सा उपाय करना चाहिए। गणित के प्रति रुचि पैदा करनी है, रुचि पैदा करने के आपको पहले बता दूं 2 तरीके होते हैं। एक तो खेल खेल से सिखाओ, सरल तरीके से सिखाओ, मनोरंजनात्मक कोई भी गतिविधियाँ हैं उनसे सिखाओ, जिसमें रुचि हो वो चीज़ है। अब गणित को 2 कालांश देना गलत हो जाएगा। कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा व्यवस्था करना ये भी बिल्कुल, अतिरिक्त कक्षाएं संवर्धन चीज़ें ये तो प्रतिभाशाली के लिए होती है भाई, कमजोर तो पहले ही परेशान है, उनको 2 कालांश अतिरिक्त समय देना ये तो मतलब आपका समय गंवाना हो गया, है ना। आकर्षक, अब आकर्षक लगेगी कहाँ से, आकर्षक तो बाहर से लगती है पुस्तकें, भले ही गणित की हो किसी भी, है ना। नहीं ला के दोगे तो आकर्षक तो बाहर से रहेगी, अंदर तो वो का वो मैटर है, कमजोर को तो कमजोर वही मैटर लगेगा ना, तो ये भी हटेगा। दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। गणित में एक तो पहेलियाँ और एक अन्य मनोरंजन जो क्रियाएं हैं उनके माध्यम से शिक्षण प्रदान करना, दूसरा विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 20 में। तो दोस्तों ये है गणित शिक्षण के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, क्या आपका स्कोर है। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और हम मोटिवेट होकर आपके लिए और नया वीडियो लेकर आए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।